ایک بات طے हो गई कि 2018 में नए निजाम का जो तजुर्बा किया गया वो बुरी तरह नाकामी से दो चार हो गया। रियासती इदारों ने अपनी हुदूद से आगे बढ़कर उसके साथ ताउन किया। मीडिया ने मुस्बत रिपोर्टिंग की, नई तारीख रकम कर दी, लेकिन उसके बावजूद ये निजाम चलने का नाम नहीं ले रहा। इन हालात में एक बार फिर तब्दीली की सदाएं बुलंद होने लगी हैं, लेकिन संजीदा हल्के तब्दीली से ज्यादा ग्रैंड नेशनल डायलॉग पर जोर दे रहे हैं। वजह साफ जाहिर है। इस वक्त जिन मसाइल का सामना है उनमें बास तो हुकूमत से मुतालिक है, लेकिन ज्यादातर का ताल्लुक रियासत से है। बल्कि यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि हुकूमत को खतरात कम लेकिन रियासत को ज्यादा दरपेश हैं, और इसलिए रियासती इदारों के माबैन ग्रैंड डायलॉग की जरूरत ज्यादा महसूस की जा रही है। ग्रैंड नेशनल डायलॉग और रिकंसिलिएशन की जरूरत जिस तनाजुर में महसूस की जा रही है, उसके चीदा चीदा नुकात हस्बे झैल हैं। नंबर एक, हुकूमत मुतनाज़ा है। सिवाय पीटीआई के बाकी हर जमात ने इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। नंबर दो, सेनेट हो या कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बलियां, वैसे तो अपोजिशन के लोग इसमें बैठे हैं, लेकिन उनको कोई जेन्युइन मुंतखब इदारा समझता है और ना उनके पास कोई इख्तियार है। नंबर तीन, मुल्क मुआशी तौर पर तबाही से दो चार है। तारीख में पहली मरतबा जीडीपी ग्रोथ मनफी की तरफ जा रही है। सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इक्तसादी हवालों से पाकिस्तान के लिए सलामती का खतरा बन सकता है। नंबर चार, फौज के इदारे से मुतालिक पहली मरतबा सवालात उठ रहे हैं। माजी में सिर्फ बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से तनकीद होती थी, आज पंजाब का लीडर नवाज शरीफ सबसे सख्त लहजा इस्तेमाल कर रहा है। नंबर पांच, माजी में हुकूमतें अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करती थीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत को अपनी बका इसमें नजर आती है कि वो अपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा दे। अपोजिशन पर जब गद्दारी के इल्जामात लगते हैं तो जवाब में उनकी तरफ से भी बाज औकात ऐसे बयानात आ जाते हैं जो कौमी मफाद के लिए नुकसान का बायस बन जाते हैं। नंबर छह, बलोचिस्तान, कबायली इजला और गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियां अपनी जगह बरकरार हैं, जबकि मिसिंग पर्सनस का मामला रियासत और अवाम के माबैन खलीज बढ़ा रहा है। नंबर सात, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद अदलिया पर जिस तरह दबाव डाला गया, या फिर साकिब निसार और अरशद मलिक, अल्लाह उनकी मगफरत करे, जैसे जजेस ने जो किरदार अदा किया, उसकी वजह से अदलिया पर अवाम का एतमाद बहुत मजरूह हो गया है। इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो एहतसाब का नहीं बल्कि सियासी इंतकाम और सियासी ब्लैकमेलिंग का इदारा है। खुद चेयरमैन नैब भी ब्लैकमेल हो रहे हैं, और जब नैब से मुतालिक असल हकाइक सामने आएंगे तो कयामत सुगरा बर्पा होगी। नंबर आठ, मकबूजा कश्मीर को मोदी ने हड़प कर लिया, लेकिन सफारती महाज पर पाकिस्तान की तन्हाई का यह आलम है कि इंडिया को किसी सूरत फैसला वापस लेने पर मजबूर नहीं कर पा रहा। दूसरा ऑप्शन जंग का है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यह खतरा मौजूद है कि कश्मीरी पाकिस्तान से मायूस हो जाएं, जबकि दूसरी तरफ मुल्क के अंदर सियासी पोलराइजेशन की वजह से अपोजिशन, हुकूमत और उसके सहूलतकारों पर कश्मीर फरोशी का इल्जाम लग रहा है। नंबर नौ, इक्तिसादी और सफारती मैदानों में माजी के अरब दोस्त हमारा बड़ा सहारा हुआ करते थे, लेकिन इमरान खान की नातजर्बेकारी की वजह से वो हमसे दूर हो गए हैं। हम ईरान के एतमाद को बहाल नहीं कर सके थे कि सऊदी अरब और यूएई का एतमाद खो बैठे। ये एक नया चैलेंज है। नंबर 10, मिडिल ईस्ट या मशरिक वुस्ता की तब्दीलियां भी हमारे लिए नया चैलेंज बन गई हैं। सऊदी अरब और यूएई अब ईरान से ज्यादा तुर्की को खतरा समझने लगे हैं। इसी तनाजुर में इसराइल को तस्लीम किया जा रहा है, बल्कि ऐसी इतलात भी हैं कि यूएई, इसराइल और इंडिया स्ट्रेटेजिक अलायंस करने जा रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ेगा। इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात में तवाजुन पुलिस सरात पर सफर है, और अगर इमरान खान की हुकूमत पर छोड़ा जाए तो वो रिवायती अफरातो तफरीद से काम लेकर मामलात को मजीद तबाह कर देगी। ये वो चैलेंजेस है जिनका इस वक्त मुल्क को सामना है, और अगर इनके मुकाबले के लिए कौम की इज्तमाई जहानत को बरूए कार ना लाया गया तो इस मुल्क को खाना जंगी से सिर्फ अल्लाह का करम ही बचा सकता है। हकीकत यह है कि इस वक्त मुल्क में बदतरीन गुर्बत और बेरोजगारी के साथ साथ बदतरीन घुटन भी जन्म ले चुकी है, जो किसी वक्त भी एक लावे की शक्ल में फट सकती है। और इस तबाही का रास्ता रोकने का इसके सिवा कोई चारा नहीं कि हंगामी बुनियादों पर ग्रैंड कौमी डायलॉग का आगाज किया जाए, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शरीक हों। सवाल यह है कि इस डायलॉग का एहतमाम कौन करेगा? क्या हुकूमत करे? नहीं, हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि यह तारीख की मुतनाज़ तरीन हुकूमत है। तो फिर क्या फौज करे? लेकिन फौज के लिए भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो ना सिर्फ एक इदारा है बल्कि अहम फरीक समझा जाता है। तो फिर क्या अदलिया करे? मेरे नजदीक अदलिया भी चूंकि रियासती इदारा है और डायलॉग में फरीक भी, इसलिए शायद अदलिया के लिए भी मुनासिब नहीं। मेरे नजदीक मुनासिब तरीन फोरम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो सकता है, या फिर एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स तश्कील दी जानी चाहिए, जिसमें जनरल वहीद काकड़ जैसे रिटायर्ड फौजी, एलएफओ के तहत हलफ ना उठाने वाले जजेस, अच्छे किरदार के हामिल चंद बुजुर्ग सियासतदान और आला पाए के प्रोफेसर वगैरह शामिल हों। सवाल यह है कि डायलॉग में कौन शरीक हो? जाहिर है कि इस डायलॉग में हुकूमत, अपोजिशन, फौज और अदलिया को शरीक होना चाहिए। यह डायलॉग आइन की बुनियादी ढांचे के दायरे के अंदर होना चाहिए। इसके 4 अहदाफ होने चाहिए। नंबर 1, मौजूदा सियासी बहरान का फौरी हल, इंतखाबी इस्लाहात और नए इंतखाबात के लिए वक्त का तयन। नंबर 2, हर इदारे के किरदार को आइन में मुतय्यन करदा किरदार तक महदूद करने के रूल्स ऑफ गेम बनाना। नंबर 3,
احتساب کا ایسا نظام تشکیل دینا جو سب کا بلا امتیاز محاسبہ کرے۔ نمبر 4، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام، اس کے طریقہ کار اور مینڈیٹ کا تعین۔ ظاہر ہے یہ تجویز حتمی ہے، نہ اس کا اہتمام کرنے والے فورم اور نہ اس کا مینڈیٹ۔ یہ مجھ جیسے سیاست کے ایک ادنا طالب علم کی خامسی رائے ہے۔ ان میں ہر حوالے سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس ریاست کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اس ڈائیلاگ کا اہتمام ہو۔